नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबिन स्मार्ट क्लासेस में, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और ये जीके की क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है। आपको ये भी पता होगा कि आज जो क्लास होने वाली है वो 22वें दिन हो रही है। इससे पहले यानी मैंने 21 क्लास दे दी है, और ये 21 क्लास का मतलब है कि मैं 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया है, सभी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको डिटेल सॉल्यूशन दिया है, जिनसे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। बाकी आपको पता है ये क्लासेस आपको 12:30 बजे मिलती है, लेकिन ये अकेली क्लासेस नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा पैकेज दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिलती हैं, जो आपको कितने बजे मिलती हैं? सुबह 7 बजे मिल जाती है। और सुबह 7 बजे के बाद जो क्लास होती है वो 12:30 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, जो कि आपको सामने मैं लेकर आ चुका हूँ। इसके बाद जो क्लास होती है वो आपको इवनिंग में मिलेगी, और ये क्लास होगी आपकी 8 बजे, यानी शाम को 8 बजे आप मैथ्स की क्लास में जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ में 9 बजे की क्लास आपको हिंदी में यहाँ पे राज बहादुर सर के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और बाकी जितने साथी मेरे साथ में जुड़ते जा रहे हैं, मैं एक बार ये कहूँगा कि अभी आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में अभी मौका है, क्योंकि अभी मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। बाकी फिर जब क्लास स्टार्ट हो जाती है, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के करने के टाइम पे बहुत से लोग उस टाइम पे शेयर नहीं करते हैं। तो मैं अभी से कह दे रहा हूं, जो साथी जुड़ता जाए तो वो एक बार अपने आप ही शेयर जरूर कर दिया करे, और आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक जरूर कर दिया करे। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच भी लॉन्च किया गया है, क्योंकि आप यूपीएसआई को टारगेट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में यूपीएसआई के लिए चाणक्य बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा बैच है, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ाया जाता है। कंटेंट आपको बहुत बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, जो वास्तव में आपके यूपीएसआई के लिए ही बनाया गया है। बहुत मेहनत की है, जितने भी हमारे स्टाफ हैं, जितनी भी हमारी फैकल्टी है, सब ने अपने अपने नोट्स में बहुत मेहनत की है, जो यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर, प्रीवियस सिलेबस के आधार पर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आधार पर बनाया गया है। आपको मालूम होना चाहिए, ये जो टीम है आपको पढ़ाने वाली है मात्र 599 में, यानी ये बैच आपको केवल मिलने वाला है 599 रुपए में। और ये 599 रुपए में आपके लिए बैच नहीं है, ये वास्तव में आपको वर्दी दिलाने का एक वादा है। यहां पे चाणक्य बैच में आप वर्दी पाने के लिए हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बाकी ये बैच आपको कहां मिलेगा? तो आपको ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है बाई एससी ऐप, और आपको डाउनलोड करना होगा हमारी बाई एससी ऐप को। आप ये याद रखिएगा कि अगर बाई एससी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप इस लोगो पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे लोगो आपको ये वाला चूज करना है। इसी के बाद आप यहां पर रजिस्टर और लॉगिन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो लॉगिन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका ये बैच खरीद सकते हैं। बाकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपके लिए एक फ़ोन नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 8266981579, इससे रिलेटेड आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यहां पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा आपको सारी जानकारी जानने का। बाकी आपको बता दूंगा, मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। सभी को गुड आफ्टरनून। और यहां पे क्लास में आप आ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, तो मेरे साथ में आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके पढ़ना है, क्योंकि मैं यहां पे हमेशा ये बात कहता हूं कि आप जब खुद से लिखते हैं तो खुद के द्वारा लिखी गई चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो आप चीजों को लिखें। भले ही मैं इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम पे देने वाला हूं, लेकिन फिर भी हमें जहां पे समझना है अपनी तरफ से लिखना है। और यहां पर याद रखना कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद में आपको लास्ट में यह भी बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए हैं, और मुझे पता चलेगा कि आप में वो इंप्रूवमेंट आया है या नहीं। अगर आप मेरे साथ में आज 22वें दिन भी जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप में आज इंप्रूवमेंट जरूर होगा, और इस बात को आपको लास्ट में बताना है। बाकी सारे आंसर आपको कमेंट में भी बताने हैं, जिससे मुझे भी पता चलता रहे कि जितने साथी जुड़े हैं वो मेरा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके सही आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है, और जो साथी जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट लाइव, सिका सिंह, एएसपी, रितु कुमारी, हाँ जी, हिंदी वाली क्लास जो थी वो बंद कर दी गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है? कहता है कि इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या अर्थ है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी हम साइन की बात करते हैं, यातायात की बात करते हैं, तो वाईएससी ऐप पर अखिल सर के द्वारा इसकी पूरी क्लास ले ली गई है। आप वहां पर
इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपने चाणक्य बैच को पढ़ लिया है तो, यानी खरीद लिया है तो। अगर आप चाणक्य बैच को खरीद चुके हैं तो आप यहां पे इन सिन साइन के बारे में जानेंगे, क्योंकि मैंने आज 22वां दिन अगर पढ़ा रहा हूं तो 22वें दिन में इस साइन के बारे में क्वेश्चन आया है और ये 100% आपके आने वाले एग्जाम में भी आएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। और आपको यहां पे क्या दिखा रहा है कि हमारे पास में इस रेक्टेंगल में एक बेड है और ये बेड क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा क्या रहा है, इन चारों में से हमें बताना है। क्या फर्नीचर की दुकान को बताएगा, या फिर आवासीय क्षेत्र बता रहा है, या अस्पताल, या फिर विश्राम स्थान। तो आपको मालूम होना चाहिए ये किसके बारे में बता रहा है। साथी क्या आंसर दे रहे हैं जितने भी हैं, हाँ जी, ए आंसर दिया है एएसपी ने, एएसपी ने आंसर दे दिया है ए। तो आपको मैं बता दूं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ये कौन सी शिफ्ट का पेपर है, तो 21 दिसंबर 2017 की थर्ड पाली का ये पेपर है, 21 दिसंबर 2017 के। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दिया। हमारा ऑप्शन नंबर यहां पे सही हो जाएगा, विश्राम स्थान। इसका मतलब है कि आगे आपका विश्राम स्थान है, यानी ये इंडिकेट करता है कि आप जब आगे जा रहे हैं तो आगे आपको होटल मिल सकते हैं, आगे आपको लॉज की संख्या मिलेगी, तो ये उपलब्ध होंगे अगर आप विश्राम करना चाहते हैं तो। ये इंडिकेट करता है इन चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे क्या कहता है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और कहता है लघु हिमालय और बाहरी हिमालय, तो इनके बीच में जो सपाट घाटियां होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो जैसे ये आपका इंडिया का मैप अगर मैं बना दूं, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, और ये आपका इस तरीके से, ठीक है, तो आप यहां पे क्या देख पाएंगे कि जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय के कुछ पार्ट हैं। तो पहले आपको ट्रांस हिमालय की श्रेणियां दिखेंगी, फिर इसके बाद में आपको ग्रेटर हिमालय की श्रेणी दिखेगी, फिर इसके बाद आपको मध्य हिमालय की श्रेणी दिखेगी, फिर उसके बाद में आपको बाहरी हिमालय जैसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आया, सबसे पहले आपको समझ में आया कि हमारी पहली श्रेणी है ट्रांस, ट्रांस के बाद में आपकी ग्रेटर, ग्रेटर के बाद में जो इसने लघु लिखा है उसे हम कहते हैं मिडिल, और लास्ट आपकी कौन सी होती है, बाहरी हिमालय जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ये हिमालय की श्रेणियां हैं। और इन हिमालय के बीच में जो आपको ये जगह दिख रही है ना, यहां पे आपको घाटियां मिलती हैं, यहां पे आपको बैली मिलती हैं। ठीक है, और इन बैलियों के कुछ नाम है। तो हमसे पूछा, जैसे आपने सुना होगा कश्मीर घाटी। अब इस कश्मीर घाटी की बात की जाएगी तो यहां पे याद रखना कि ये जो है वो ग्रेटर और मिडिल के बीच में है। इसी तरीके से मुझसे पूछा जा रहा है लघु और बाहरी, यानी मिडिल और शिवालिक के बीच में क्या है, तो यहां पे घास के स्थानों को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। इस बात को याद रख लेना। और ये याद रखना कि दून का मतलब आपने सुना होगा कि एक है देहरादून, ठीक है, एक क्या है, देहरादून है, और दूसरा आपने क्या सुना होगा, कोटली दून है। क्या नाम है, कोटली दून है। तो ये सब क्या है, ये दून है, ये घास के मैदान है, और ये कहां पर है, मिडिल और शिवालिक के बीच में आपको मिलते हैं, उत्तराखंड की साइड में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कितने साथियों ने सही दिया है सर, एएसपी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी आंसर आ चुका है, और यहां पे आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। अरावली पठार की बात करेंगे तो अरावली की श्रेणी आपको कहां मिलती है, वो राजस्थान के साइड में मिलती है। ये बात कर रहा है हिमालय की, तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड को समझने से पहले आपको समझना होगा कि देखो, जब हमारे यहाँ पे संविधान लागू हो चुका था, लागू होने के बाद में हमारे यहाँ पे सरकारें बन चुकी थी, राज्य सरकार बनती थी, और इसके अलावा हमारे पास में केंद्र की सरकार। लेकिन हमें धीरे धीरे समझ में आया कि हमें अगर जमीनी स्तर पर काम करना है तो जमीनी स्तर पर काम करने के लिए हमें स्थानीय स्वशासन की भी जरूरत है। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि यहाँ पे हमें ग्राम स्तर पर भी काम करना है, हमें जिला स्तर पर भी काम करना है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, यानी यहाँ तक हर व्यक्ति तक पहुँचों को पहुँचाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक क्या कहते हैं जिसे, एक समिति बनाई। क्या बनाई, एक कमेटी बनाई, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा बलवंत राय मेहता, एक कमेटी बना दी जाती है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता। ठीक है, और ये बलवंत राय मेहता के द्वारा जो कमेटी बनाई जाती है, इनके द्वारा सिफारिश की जाती है, किसकी, इनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है वो त्रिस्तरीय स्थानीय व्यवस्था की सिफारिश की जाती है। और त्रिस्तरीय स्थानीय व्यवस्था में क्या आता है, सबसे पहला मैं कहूंगा पहले आता है ग्राम पंचायत,
और ग्राम पंचायत आपको कहाँ मिलेगी, किस स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ठीक है, गांव के स्तर पर आपको ग्राम पंचायत देखती हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि ब्लॉक स्तर पर आता है। ब्लॉक स्तर पर बात करेंगे तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति देखने को मिलती है। क्या मिलती है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति देखने को मिलती है। और पंचायत समिति जो है इसका लेवल क्या है, यानी ब्लॉक स्तर है, इसे कहते हैं मध्य स्तर। और सबसे ऊंचा स्तर जो है वो क्या है, वो है आपका जिला परिषद। और जिला परिषद जो है वो कहां पर है, वो किस स्तर पर, वो जिले के स्तर पर काम करता है। तो ये समिति ने सिफारिश की थी और सिफारिश करने के बाद में क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से इसको शुरू भी किया गया। लेकिन ये संविधान का पार्ट कब बना, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही क्वेश्चन है कि 1993 में लागू हुए संवैधानिक कौन से अधिनियम का गठन किया गया, किस संशोधन में किया गया, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर, जिसे मैंने कहा त्रिस्तरीय स्थानीय व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। अब संवैधानिक स्वीकृति इसे कब मिली, अब इस बात को जानना है। तो संवैधानिक स्वीकृति इसे यहाँ पे संविधान में शामिल करने से, कानून बनाने से होगी, कोई एक्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने संशोधन किया, कौन सा, 73वां संशोधन किया। और ये 73वां संशोधन किया कब, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये किया हमने 1993 में, 1993 में। और 93 में हमने क्या किया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा, वो था 9। ठीक है, संविधान में हमने क्या जोड़ा, नया भाग जोड़ा 9, जो पंचायतों से संबंधित था। एक अनुसूची जोड़ी जो थी 11वीं अनुसूची। ठीक है, एक अनुसूची जोड़ी जो थी आपकी 11वीं अनुसूची। और ये जो लागू किए गए वो 24 अप्रैल 1993 को किए गए। कब लागू किए, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो यहां से त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो लागू कर दी जाती है। और संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इसके अलावा नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका के लिए भी एक संशोधन किया गया, जिसे कहते हैं 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आपसे मैं ये पूछूं कि इसके लिए कोई आर्टिकल भी है, बिल्कुल है, आर्टिकल हैं, तो कौन से हैं, तो ये भी याद रखना कि आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ तक का पूरा जो प्रावधान है वो इसी से संबंधित है, यानी पंचायती व्यवस्था से संबंधित है। 9 का, हाँ 9A में जोड़ा गया, बिल्कुल। ठीक है, नगर पालिकाओं को 9A में जोड़ा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, राहुल शुक्ला ने सही बताया है। राहुल शुक्ला जो बता रहे हैं, नागौर यानी राजस्थान से सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, लेकिन वो 1959 से की गई। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से यानी पूरे देश में जो लागू किया गया वो इसके बाद किया गया, यानी इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता है कि भाई हमारे क्लाइमेट में थोड़ा सा परिवर्तन आने लगा है, और क्लाइमेट में परिवर्तन आने की वजह से हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, निपटान करने के लिए कोई ना कोई योजनाएं लानी पड़ती हैं। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है उसको बढ़ाने के लिए हमने एक कोष की स्थापना की। यहां पे पूछा जा रहा है, जब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि यानी नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की स्थापना की गई, तब भारत के वित्त मंत्री कौन थे। यानी ये जलवायु परिवर्तन से निपटने की बात की जा रही है, जब नवीकरणीय ऊर्जा से निपटने की बात की जा रही है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि हमने जो कोष बनाया, हमने जो फंड बनाया, हमने जो निधि बनाई, वो कब बनाई थी और उस टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, ये पूछा इसने, यानी नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। तो मैं आपको हिंट दे दूं कि ये नेशनल क्लीन एनर्जी फंड है ना, ये 2010 में बनाया है। कब बनाया, 2010-11 के बजट में बनाया गया। अब आप कहेंगे कि 2010-11 में तो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल थी, और कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पे वित्त मंत्री भी होंगे। तो कांग्रेस की सरकार में 2010-11 के टाइम पे वित्त मंत्री कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा कि वो थे प्रणब मुखर्जी। वो कौन थे, प्रणब मुखर्जी। शिखा सिंह ने बताया बी, और इसके अलावा एएसपी बता रहे हैं सी। तो भाई यहां पे आंसर है बी। अरुण जेटली कहां से आ गए, ये पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमने कोष जो बनाया, हमने जो फंड बनाया, वो हमने कब बनाया। मोहिनी ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी।
तो आपको मैं बता दूं, ये प्रणब मुखर्जी ने तो बनाया है, 2010-11 के टाइम पे वित्त मंत्री थे। और एक बात और याद रखना कि ये प्रणब मुखर्जी ही थे जो कि राष्ट्रपति बने, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। कौन से बने? भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। और 13वें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था इनका, वो कितना था? 2012 से लेके 2017 तक। और इसके बाद कौन बनाए जाते हैं? कोविंद बनाए जाते हैं, वो कि 14वें राष्ट्रपति थे। और 15वें कौन है जो प्रेजेंट में है, जिनका नाम आपको बताना है। तो 15वें राष्ट्रपति कौन है भारत के, ये आप बताएंगे। और यही यानी इन्हीं प्रणब मुखर्जी को फिर क्या दिया गया? 2019 में भारत रत्न से भी नवाजा गया। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो 2019 में दिया गया। इस बात को आप नोट कर लेना कि प्रणब मुखर्जी जो कि वित्त मंत्री भी रहे हैं, जो वित्त मंत्री होने के साथ साथ ये राष्ट्रपति बने 2012 में, और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति कहलाए। और इसके अलावा इन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र को अधिक टिकाऊ बनाना, पर्यावरण अनुकूल बनाना और वैश्विक जलवायु में लक्ष्यों में योगदान देना, ये इनका उद्देश्य था। तो मैंने पूछा कि इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? सर इसका एक लक्ष्य भी घोषित किया गया है 2070 में। बेटा 2070 की जो बात आ रही है ना, वो इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमने पेरिस समझौते में कहा था, जो कि 2015 के बाद में हुआ था। और उसमें हमने बोला था कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल देश बनेंगे। इसका मतलब क्या है? कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कि जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही हम क्या कर देंगे, उसे खत्म करने का भी प्रयास करेंगे। ये बात हमने 2070 के लिए बोली है, वो आपका अलग है, ये चीज अलग है, वो पेरिस समझौता है। ये आपका हमारे यहाँ पे बनाया गया फंड है, ये हमारे यहाँ पे बनाई गई एक निधि है। इस बात को याद रखना, ठीक है। चलिए, सीरियल वज पैट की जीके, हाँ जी भाई बिल्कुल सब में। हाँ बेकर, देखो जो मैंने क्वेश्चन का आंसर पूछा था वो केवल एक ने आंसर दिया है, मोहिनी मिश्रा ने। उन्होंने ही बताया है कि इस टाइम पे यानी 15वें जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, वो हैं द्रौपदी मुर्मू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो आपको पता है कि हमारे यहाँ पे भारत में ही नहीं हर जगह पर एक चीज कॉमन मिलती है, और वो है करप्शन। यानी भ्रष्टाचार का स्तर है, कितना कौन करप्शन ज्यादा करता है, कितना करप्शन कम करता है। इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक निकालना स्टार्ट किया। यानी हमने का मतलब है एक संस्था के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दी गई, जहां पे हमें पता चलता है कि किस देश में कितना भ्रष्टाचार है और कौन सा देश भ्रष्टाचार में किस नंबर पर यानी किस पोजीशन पर आता है। तो यही बात इसमें पूछी जा रही है कि वार्षिक तौर पर देशों की श्रेणी निर्धारित करते समय उनके अनुमानित भ्रष्टाचार के स्तर, यानी यहां पे किसकी बात की जा रही है, करप्शन के स्तर की बात की जा रही है, जैसा कि विशेषज्ञ आकलन और अभिमत सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है। और यहां पे जो प्रकाशित होती है सूचकांक, जिसे हम सीपीआई के नाम से जानते हैं, सीपीआई का मतलब होता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स निकाली जाती है एक संस्था के द्वारा, इन चारों में से कोई एक है, वो आपको बताना है कौन सी संस्था है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि करप्शन में अगर सीपीआई रिपोर्ट की बात की जाएगी, जो कि प्रेजेंट में बात की जा रही है, यानी वर्तमान में, यानी करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सीपीआई 2024 में भ्रष्टाचार में भारत कौन सी पोजीशन पर है, तो ये याद रखना कि 180 देशों पर ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है, और जिसमें भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी आती है, 96। यानी भारत भ्रष्ट देशों की सूची में कौन से पोजीशन पर आता है, 96 पोजीशन पर आता है। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्ट देश है, जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है, लीस्ट करप्शन जहां पर है वो कौन सा है, वो डेनमार्क है। लेकिन भारत 96वीं पोजीशन पर आता है। इसका मतलब क्या, भारत में भ्रष्टाचार काफी देखने को मिलता है। और यहां पर ये जो निकाली जाती है, ये किसके द्वारा निकाली जाती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे, इसका हेडक्वार्टर है आपका बर्लिन में। और बर्लिन कहां पर है ये भी बता दो, वो है जर्मनी में, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है, भारत कौन सी पोजीशन पर है। और आपसे अगर ये भी पूछ दिया जाए कि भारत को अंक कितने मिले, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेकर 100 तक अंक मिलते हैं और 0 से 100 का मतलब है कि भारत को भी अंक मिले होंगे। तो भारत को जो पॉइंट मिले ना वो कितने मिले, 38, यानी हम 100 में से 38 नंबर लेके आ पाए हैं। और ये डेनमार्क एक ऐसा ये टॉपर है, 100 में से 100 अंक लेके आया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे भ्रष्टाचार है ही नहीं। ठीक है, बी इसका हेडक्वार्टर, हाँ जी शिखा सिंह ने बताया हेडक्वार्टर बर्लिन में है। मोहिनी बता रही है डेनमार्क में है, डेनमार्क में नहीं बर्लिन में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 6। आपको मैंने बता दिया कि अभी 73वां संविधान संशोधन होता है, यानी हमें जमीनी स्तर पर काम करना है। और अगर जमीनी स्तर पर काम करना है तो हमें शहर के अलावा भी गांव स्तर पर भी पहुंचना है। और गांव स्तर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग सरकारों का भी गठन करना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं कि भारत में सरकार बनती है जहां पे प्रधानमंत्री होता है, इसी तरीके से राज्य में जो सरकार बनती है वहां पे मुख्यमंत्री होता है। अब यहां पर जो है स्थानीय स्वशासन की बात की जाती है, वहां भी कोई ना कोई मुख्य होता है, वहां भी कोई ना कोई हेड होता है। जैसे आप देखते होंगे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है और यहां पे प्रधान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये होता है हमारा 73वां संविधान संशोधन। और 73वां संविधान संशोधन होता है जिसके अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था की जाती है। और यहां पे बात की जाती है पंचायत की, किसकी, पंचायतों को हमने यहां पे संवैधानिक दर्जा दिया। क्या दिया, पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि इसमें सेट में एक और क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले आ चुका है। ठीक, आर्टिकल नंबर पूछा जाए तो आर्टिकल भी बता दिए थे मैंने कितने, 243 से 243 ओ तक में यहां पे पंचायतों की बात की जाती है। अब बोला जा रहा है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो मोस्टली आपको भारत में जो कार्यकाल मिलते हैं वो मोस्टली आपको कौन से मिलते हैं, 5 सालों के मिलते हैं, यानी यहां पर इनका कार्यकाल भी कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। और आर्टिकल नंबर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर है 243 ई। तो 243 ई में ये लिखा गया है कि जो ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। और यहां पर 243 से स्टार्ट होता है पंचायती राज के बारे में। ठीक है, मोहिनी मिश्रा का आंसर है ए, एसपी का आंसर है ए। राहुल बताते हैं चुनाव, हाँ जी भाई बिल्कुल, चुनाव तो राज्य सरकार के अधीन होता है, जिसकी सरकार होती है उसी के प्रधान बनते हैं, ऐसे मान लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 7। एक व्यक्ति है, जैसे आपने देखा कि कोई ना कोई व्यक्ति निकलता है खोज में और खोज करता है किसकी, वो कहता है कि मैंने किसी ना किसी महाद्वीप को, मैंने किसी ना किसी देश को खोजा है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि ये लिखने का तरीका अलग है, उन्होंने वो रास्ता खोजा है कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं। जैसे कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, जैसे कहते हैं अमेरिका की खोज किसने की, लेकिन वास्तव में अमेरिका तो पहले से था, भारत तो पहले से था। उन्होंने हमेशा खोज की होगी तो रास्ते की खोज की होगी कि जिस रास्ते से वो भारत पहुंचे होंगे, यानी समुद्री रास्ते से। ठीक है, ऐसे ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स कुक। और जेम्स कुक के द्वारा इनमें से किसी एक महाद्वीप की खोज की थी। जेम्स कुक के द्वारा इनमें से किसी एक महाद्वीप की खोज की और वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन चारों में से कोई एक है। तो इसका आंसर आप क्या बताओगे, दिनेश बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए और एएसपी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। और यहां पे बिल्कुल सही आंसर दिया है कि जेम्स कुक के द्वारा 1770 में यहां पे ये कहां पहुंचे, 1770 के टाइम पे ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचते हैं। और यहां पे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट का ये नक्शा बनाते हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पहुंचते हैं और पूर्वी तट पर क्या करते हैं, वहां पे यानी उनको चीजों को नोटिस करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसका नक्शा बनाते हैं। और नक्शा बनाने के बाद देखते हैं कि इन्होंने एक पूरा महाद्वीप जो इनको वहां पे दिखाई दिया, और उस महाद्वीप को इन्होंने ऑस्ट्रेलिया तो नहीं बोला, इस महाद्वीप को इन्होंने क्या बोला, न्यू साउथ वेल्स। तो यहां पर यह याद रखना कि इन्होंने जिस महाद्वीप की खोज की थी उसे ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन इन्होंने जो नाम रखा था वो क्या था, न्यू साउथ वेल्स नाम दिया गया था। और
एक और चीज मानी जाती है कि अंटार्कटिका भी पहुंचे थे, ये अंटार्कटिका भी पहुंचे थे, लेकिन अंटार्कटिका की खोज इनके द्वारा नहीं की जाती। इन्होंने बस इतना देखा था कि अंटार्कटिका के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जाने का रास्ता देखा था, ये महाद्वीप पर नहीं पहुंच पाए थे, यानी दक्षिणी महाद्वीप की खोज के प्रयास इन्होंने जरूर किए थे। तो अंटार्कटिका के लिए भी नाम इनका आता है, लेकिन ये महाद्वीप पर पहुंचने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए ये आपके लिए अंटार्कटिका इनके लिए गलत हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने रास्ता जरूर खोजा था कि वहां तक जाने का प्रयास किया जा सकता है। आंसर है डी, राहुल शुक्ला बता रहे हैं। भाई इसका आंसर है यही, ठीक है। यहां पर इनका आंसर यानी जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की गई थी, उनके द्वारा ही नक्शा बनाया गया था। और जो आप अंटार्कटिका बता रहे हो, मैंने वो चीज भी बता दी है कि ये आसपास के क्षेत्र को इन्होंने देखा था। अंटार्कटिका तक पहुंचने वाले व्यक्ति ये थे, लेकिन अंटार्कटिका के महाद्वीप पर नहीं पहुंचे थे। इन्होंने आसपास के क्षेत्र को वहां का देखा था और इन्होंने प्रयास जरूर किया था दक्षिणी महाद्वीप को खोजने का, यानी साउथ पोल्स की बात आती है उसको खोजने का। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा हूं वही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, बाकी अगर आप बोल रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आंसर यही है जो कि आयोग के द्वारा दिया गया है। ये मेरा आंसर नहीं है, ये आयोग जो आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था उसका जो आंसर दिया है वो आयोग के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो आयोग ने जो आंसर माना है हम उसी को मानेंगे, इसलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कहता है? वैदिक काल की बात करता है। आपसे वैदिक काल की बात करोगे तो वैदिक काल में 1500 से 200 की ईस्वी की बात कर रहा है, 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व की बात कर रहा है, ठीक है। 1500 से 1200 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। अब यहां पे आपको पता है भाई रहते हैं तो खेती भी करते होंगे, अगर खेती करेंगे तो कुछ ना कुछ अनाज उगाते होंगे, और अनाज जो है इसको उन्होंने कुछ अलग नाम से बोला, और अनाज को ये क्या बोलते हैं? अनाज को वैदिक काल में धान्य के नाम से जाना जाता था, या किस नाम से? धन्य के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहां तो आपको धान्य दिखेगा या फिर आपको दिखेगा धन्य, ठीक है। तो ये अनाज के यहां पे क्या करते थे? अनाज उगाते थे। अब अनाज उगाया तो है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। आता तो जौ भी है, उसके अंदर गेहूं भी आएगा, अब चावल भी आएगा, तो इन्होंने इसके भी अलग अलग नाम दिए होंगे, यानी हम जिस नाम से आज जानते हैं उस नाम उस टाइम पे किसी और नाम से जाने जाते होंगे। ऐसा ही पूछा जा रहा है कि एक है ब्रही, यानी ब्रीही के नाम से जो बोला जाता था वो इनमें से किसे बोला जाता था? तब आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रही या ब्रीही का जो है वो चावल आंसर होगा। बाकी आपको मैं बता दूं, यहां पे जौ जो कि एक मुख्य फसल थी यहाँ की, उसे यव के नाम से जाना जाता था। यव वहां की मुख्य फसल हुआ करती थी, यानी मुख्य अनाज हुआ करता था। और गेहूं को हम ये किस नाम से जानते थे? गोधूम के नाम से जानते थे। ये बात याद रखना कि वैदिक काल में इन नामों से जाना जाता है। तो ये क्या है? मैंने बुक में पढ़ा है, RWA की बुक से पढ़ा है। तो भैया RWA की बुक का होने का मतलब ये नहीं है, वो प्रमाण नहीं है किसी भी चीज़ का कि वो 100% राइट होगा, यानी हर किताब में कोई ना कोई आपको गलती दिखेगी, चाहे वो RWA की बुक से पढ़ो, और मैं कहता हूँ आप उससे पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी गलतियाँ दी गई हैं। हम भी पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है NCERT। जो उसने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट वो जो बात रहेगी वो वही रहेगी, ठीक है। डिलीट। RW क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। तो आपको पता है हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और मौलिक अधिकार जो मिले हुए हैं वो आर्टिकल नंबर 12 से, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जहाँ पे जिसका अगर आपको हनन होता हुआ दिखेगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यानी संवैधानिक उपचार का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए इन अधिकारों को, या फिर इस अधिकार को, संवैधानिक उपचार के अधिकार को हम, या अंबेडकर ने क्या बोला? इसे संविधान की आत्मा बोला। अब ऐसा ही अधिकार हमें यहां पे मिला हुआ है, जीवन का संरक्षण, जीने का अधिकार मिला हुआ है।
और अगर जीने का अधिकार है तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो भाई आपको स्वतंत्रता है जीने की, आप बिल्कुल आजाद हैं, आप चाहो, आपकी व्यक्तिगत आजादी है, आपकी निजी आजादी है जीना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। यानी आप स्वतंत्र हैं, जीना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं जीने के लिए, आपको जीने का पूरा पूरा अधिकार है। और ये याद रखना, ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दिया गया है, लेकिन आपको व्यक्तिगत आजादी जो दी गई है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है, और आर्टिकल 21 19 से 22 के बीच में आता है, इसलिए स्वतंत्रता के अधिकार का अंग है। ठीक है सर, आप ही पैट की क्लास लेते हैं या और अदर आपके स्टाफ से? हाँ जी, हमारे स्टाफ बहुत है तो उनके द्वारा भी पैट की क्लासेस ली जाती हैं। UPSSC पैट की क्लास जो है वो शाम को चलती है, शाम को 7 बजे आप हमारे साथ में GS की क्लास में जुड़ सकते हैं। और अगर आप मैथ्स के DI को जानना चाहते हैं, क्योंकि DI में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप शाम को 6 बजे मैथ्स के लिए UPSSC पैट की क्लास में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मोहिनी मिश्रा का आंसर आया ऑप्शन नंबर A। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 10। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जब हम यहां पे बात करते हैं किसकी, अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, तो संविधान बनाने के टाइम पे एक अधिकार और दे दिया था, संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार दिया तो भाई संपत्ति जिसकी है, यानी जिसके पिता की है, वो जो चाहे क्या करते हैं, वो उत्तराधिकारी बनेगा, उसका बेटा उत्तराधिकारी बन जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जब इससे रिलेटेड चीजें, कठिनाइयां आने लगी, इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी, तो यहां पे क्या किया हमने, एक संशोधन कर दिया। यानी अनुच्छेद 31 के अंतर्गत हमें क्या दिया गया था, एक संपत्ति का अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये मौलिक अधिकार है। लेकिन हुआ क्या, हमने यहां पे 44वां संशोधन किया, और 44वें संशोधन के तहत हमने इसे क्या कर दिया, मौलिक अधिकारों से हटा दिया। और 44वां संशोधन पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो ये 44वां संशोधन में हटाया गया। और पूछा जाए कौन से संविधान, यानी कौन से ईयर में हटाया गया, तो 44वां संशोधन हुआ कब था, आपको यह पता होना चाहिए। तो 44वां संशोधन होता है 1978 में। कब होता है, 1978 में। जो भाग 3 का हिस्सा हुआ करता था, ये भाग 12 का हिस्सा कर दिया। यानी ये भाग 3 वाले हिस्से को, यानी संपत्ति के अधिकार को, हमने भाग 12 में पहुंचा दिया। और आपसे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के तहत अब ये संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है, तो 301 के तहत हमें संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार है, ये विधिक अधिकार है। ठीक है, इसके लिए आप केस जरूर कर सकते हैं। मेरा गलत है, बिल्कुल गलत है भैया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। राहुल साहब की बिल्कुल सही हो। इसी के साथ में मोहिनी मिश्रा का भी आंसर आया। प्लीज रिक्वेस्ट, अब LT ग्रेड के लिए मैं बता दूंगा, थोड़ा सा आपको देखने तो दो। अब ऐसे थोड़ी ना पता होता है, धीरे धीरे चीजों को आने दो, उसके बाद ही तो बताया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंस का आंसर आ गया 1978। आपको एक बात पता होगी, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ पे, यहाँ से कहीं भी किसी देश में कोई व्यक्ति अगर रहता है, या फिर कोई एक एम्बेसडर चुना जाता है, कभी हाई कमिश्नर चुना जाता है, जिन्हें हम राजदूत के नाम से जानते हैं या उच्चायुक्त के नाम से जानते हैं, तो जब विदेशी भूमि में जाते हैं उन्हें राजदूत या उच्चायुक्त कहा जाता है। तो ये किसके प्रतिनिधित्व में काम करते हैं, किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी विदेशी भूमि में जो राजदूत तैनात किए जाते हैं, किसी भी देश में राजदूत चुने जाते हैं, किसी भी देश में हाई कमिश्नर जिसे उच्चायुक्त कहते हैं, ये चुने जाते हैं, तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का, या भारत के राष्ट्रपति का, या आपके इनमें से किसी और का, कि संसद का या मंत्रिमंडल का? तो आंसर क्या होगा, बता दो। ASP बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर C होगा, कि राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कोई आंसर देना चाहेगा किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, किसी का आंसर सही नहीं आया अभी, केवल ASP ने बताया है सही। तो विदेशी भूमि में जो राजदूत बनाए जाते हैं, एम्बेसडर बनाए जाते हैं, या फिर हाई कमिश्नर बनाए जाते हैं, ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहां पर पहुंचते हैं। इसी वजह से एक बात और याद रखना कि जब हम यहां पे राजदूत की बात कर रहे हैं, यानी एक बार एम्बेसडर की बात कर रहे हैं और एक हम कर रहे हैं उच्चायुक्त में, तो किसी देश में एम्बेसडर चुने जा रहे हैं और किसी देश में उच्चायुक्त चुने जा रहे हैं। यानी हम एक ही काम के लिए
अलग अलग पद की बात यहां पे कर रहे हैं। तो जब किसी देश में भेजते हैं तो एम्बेसडर के नाम से भेज देते हैं, लेकिन कुछ देशों में हम हाई कमिश्नर के नाम से भेजते हैं। काम दोनों के एक हैं, काम दोनों के सेम हैं, तो यहां पे अलग अलग पद के नाम क्यों हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है। राहुल ने सही बताया है, मोहिनी बता रही हैं, प्रिंस ने भी बिल्कुल सही बता दिया है। लेकिन मैंने आपसे यहां पे पूछा कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या डिफरेंस आ जाता है, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस आ जाता है। दोनों राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व करते हैं, दोनों विदेशी भूमि में जाते हैं और दोनों ही यहां पे राष्ट्रपति के द्वारा भेजे जाते हैं। लेट आंसर पहुंचता है, हे भगवान मेरे मैसेज न जा रहे। हाँ जी आगे राष्ट्रपति आ गया, आपका आंसर आ गया, देख लिया मैंने। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इसमें क्या याद रखना है कि जब हम यहां पे उच्चायुक्त की बात करते हैं, ये उस देश के लिए चुने जाते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्री कहलाते हैं। अब आप यहां पे कहोगे कि कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब क्या है? कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब है कि जिस कंट्री पर ब्रिटिश ने कभी हुकूमत की हो, जो ब्रिटिश शासन के अधीन रही हो। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी ब्रिटिश शासन हुआ होगा वहां पर क्या बनाए जाएंगे? वहां उच्चायुक्त बनाए जाएंगे। और जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहे हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्री में काउंट नहीं होते, तो वहां पर एम्बेसडर चुने जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर अलग अलग क्यों हैं, जबकि भेजे राष्ट्रपति के द्वारा जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ब्रिटिश शासन अगर हुआ है जिस जगह पे, वो कॉमनवेल्थ कंट्री है, और अगर कॉमनवेल्थ कंट्री है तो वहां पे हाई कमिश्नर, और जहां पे ब्रिटिश शासन नहीं किया या ब्रिटिश ने शासन नहीं किया वहां पर एम्बेसडर चुने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। आपको पता है हाल ही में उपराष्ट्रपति पद जो है वो बहुत ही चर्चा में चल रहा है। ठीक है, और अगर चर्चा में चल रहा है तो इसका मतलब क्या है? एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सरकार के लिए तो बनता ही है, लेकिन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्यों बनता है? कि उपराष्ट्रपति ने यहां पे इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद में अब यहां पे क्या होगा? उनका चुनाव कराया जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया का संचालन भी कोई अगर संस्था करेगी तो वो कौन सी संस्था करेगी, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। यानी कौन सा प्राधिकरण है, कौन सा प्राधिकारी है जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो आप बताओ इन चारों में से कौन है जो चुनाव प्रक्रिया का संचालन करेगा? कौन है जो चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करेगा? इन चारों में से बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही बताया राहुल साक्य ने कि कॉमनवेल्थ कंट्री में उच्चायुक्त और बाकी सब जगह राजदूत होते हैं। मुकेश का आंसर आया है 2। क्या 2 क्या है भाई? मुकेश सही आंसर दो। राहुल साक्य ए बता रहे हैं, मुकेश का बता रहे हैं 12 का 2। भारत के मुख्य न्यायाधीश गलत है भैया, भारत का चुनाव आयोग। ये आंसर सही है जो कि प्रिंस ने दिया है कि जब भी यहां पे बात की जाएगी चुनाव की तो मोस्टली आपको चुनाव आयोग दिखेगा। यानी भारत के चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। और चुनाव आयोग के लिए आर्टिकल की नाम बात की जाएगी तो चुनाव आयोग का आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक। तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात की जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाएगी कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत का उपराष्ट्रपति का कार्य, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होंगे, ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 73 तक। कहां पर? आर्टिकल नंबर 63 से 73 तक। लेकिन यहां पे एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 66। आर्टिकल नंबर 66 जो है वो क्या बात करता है? इंपोर्टेंट नंबर बनेगा। ये बात याद रखना कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है और चुनाव हो रहे हैं तो ये आर्टिकल इंपोर्टेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में ही लिखा है चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रोसेस के बारे में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। आर्टिकल नंबर 66। और कौन चुनेगा, कौन इसमें वोट देगा? क्या आप वोट देने जाते हो? नहीं, आपके द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव आपके वोट देने जाते हैं। और इसका मतलब है वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो यानी निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होगा? तो निर्वाचक मंडल में आपके शामिल होते हैं राज्यसभा के सदस्य, जो चाहे निर्वाचित हो या फिर
मनोनीत हो, और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये मिलकर क्या करते हैं, ये वोट करते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। और यहां पर याद रखना 66 की क्लॉज ए है, जिसके अंदर कहा गया है चुनाव जो होगा ना आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग होगा, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अकॉर्डिंग होगा और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। ठीक है, विधानसभा नहीं होती है शामिल। हाँ, तो मैंने कब बोला विधानसभा, मैंने कहा निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। मैंने राज्यसभा और लोकसभा की बात करी है, विधानसभा की बात नहीं की है। ठीक है, सिंपी गौतम ए बता रही हैं, और इसके अलावा मोहिनी ने ए बताया, मुकेश बी बता रहे हैं, दिनेश सी बता रहे हैं। जो लोग यहाँ पे ए के साथ हैं, बी सी वाले गलत हैं भैया, ए ही सही होगा। और वर्तमान में चुनाव जो होगा वो कौन से उपराष्ट्रपति के पद के लिए होगा, 17वें उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो भारत के 16वें उपराष्ट्रपति कौन थे, आंसर दीजिएगा। तब तक बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब आपको पता है भाई चुनाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चुनाव होगा तो निर्वाचन आयोग करा रहा है, बिल्कुल कराएगा। और निर्वाचन आयोग अगर कराएगा तो इनके अंदर भी तो कोई ना कोई हेड होगा, कोई ना कोई मेन होगा। तो मेन जो हैं वो यहां पर पूछे जा रहे हैं कि जो मेन है उनका भी कोई कार्यकाल होगा तो वो कितना होगा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी निर्वाचक मंडल की बात कर रहे हैं, या फिर मैं कहूं यहां पे भारत के चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं। अब भारत का चुनाव आयोग है, बिल्कुल है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है, चुनाव की देखरेख करता है, वो ये कर रहा है। अब चुनाव आयोग है तो इसका आर्टिकल भी होगा, बिल्कुल है। कौन सा आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक भारत के चुनाव आयोग की बात करता है कि भारत के चुनाव आयोग के कार्य क्या होंगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के चुनाव आयोग में 1+2 का कंसेप्ट चलता है। 1+2 का कंसेप्ट क्या है, 1 का मतलब है कि यहां पे एक इलेक्शन कमिश्नर होगा जो कि कैसा होगा, चीफ होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके एक जो कि मुख्य होंगे। और दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है, यानी 1+2 के अलावा यहां पे दूसरा जो है जहां पे बोला जा रहा है, दो होंगे, कौन, ईसी होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, यानी चुनाव आयुक्त कहते हैं। अब आपको पता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त है और चुनाव आयुक्त है, ये कोई ना कोई भारत में प्रेजेंट में अभी होंगे। तो ये भी याद रख लेना कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस टाइम पे कौन है, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। और आपके दो चुनाव आयुक्त हैं जिसमें से एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे का नाम है सुखविंदर सिंह संधू। ठीक है, इतनी तो बात को आपको पता चल गई, ये आपको पता चल गया। लेकिन एक चीज और याद कर लेना, सुखविंदर लिख दिया, सुखवीर है भैया, तो सुखवीर सिंह संधू हैं भारत के इलेक्शन कमिश्नर। अब आपसे पूछा जाए कि इनका कोई कार्यकाल होगा, हाँ जी है। कार्यकाल क्या है, कार्यकाल यानी इनकी अवधि क्या है, तो याद रखना एक अवधि है 6 वर्ष की और एक अवधि है 65 वर्ष की। 6 वर्ष और 65 वर्ष, क्या डिफरेंस है 6 वर्ष और 65 वर्ष में? अगर आपसे मैं ये बात करूं कि 6 वर्ष और 65 वर्ष में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बताओ किसने दिया सी, मोहिनी मिश्रा का सी आंसर है। राहुल बता रहे हैं 324, इसके अलावा एएसपी ने डिलीट कर लिया है। राहुल बता रहे हैं मैं आगरा से हूं, बहुत अच्छा बात है भाई, हम आगरा से लोग देख रहे हैं, हम भी लोग आगरा से ही हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, मोहिनी ने आंसर दिया जगदीप सिंह धनखड़, जो कि आपके भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। यहां पे बात की जा रही है कि 6 वर्ष और 65 वर्ष दो चीज क्यों है। इसका मतलब है कि जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे वो 6 वर्ष तक होंगे, यानी अवधि क्या है, 6 वर्ष तक है। लेकिन मान लो वो मुख्य चुनाव आयुक्त यहां पे 62 साल के हैं, तो 62 साल के होंगे तो बताओ 6 वर्ष पहले किए जाएंगे या 65 वर्ष पहले हो जाएगा? तो भाई 65 साल तो उनकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, तो यानी इनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष का रह जाएगा। ठीक है, अगर ये 58 साल के हैं तो 58 साल के होने पर 65 वर्ष तो 7 साल बाद आएगी,
लेकिन 65 वर्ष में 7 साल लग रहे हैं, मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते हैं? तो 6 साल तक रह सकते हैं, इसलिए इनका रिटायरमेंट कब होगा? 64 पे हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई? निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की यहां पे बात की जा रही है, वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष तक। इन दोनों में से पहले क्या होगा, बस ये देखना है। 65 से पहले अगर आपकी एज 57 है, 56 है, 55 है, 59 है, तब आप यहां पे रिटायर होंगे 6 वर्ष के हिसाब से। लेकिन आप 59 से ऊपर हैं, 60 साल के हो गए, 61 साल के हो गए, 62 के हो गए, उस स्थिति में आपका जो कार्यकाल होगा वो लास्ट 65 तक रहेगा, चाहे भले ही आपकी 2 साल क्यों ना बची हो। ठीक है, तो इन दोनों में से जो चीज पहले हो जाए उसके अकॉर्डिंग यहां पे इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ, ये बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 यहां पे कहता है कि आपको पता है भैया सरकार है, और सरकार है तो वो अपना यहां पे कुछ ना कुछ खर्च भी करती है। अब खर्च करेगी और उसको क्या करेगी? मैनेज करेगी, तो इसका हिसाब किताब कहीं पे देना होगा। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे विपक्ष के नेताओं को भी क्या बनाया जाता है? उसमें यानी एक जो समिति बनाई जाती है उसमें उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होंगे तो हमें यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा खर्च कितना हो रहा है, प्रबंधित हो रहा है कि नहीं हो रहा, जवाबदेही देंगे कि नहीं देंगे, पारदर्शिता है कि नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए भारत सरकार का जो राजस्व होता है और जो व्यय होता है यानी जो खर्चा होता है उसका जो लेखा जोखा होता है, तो वो किसी समिति के द्वारा यहां पर चयनित सदस्यों की एक समिति के द्वारा गठित होता है। तो वो याद रखना, उस समिति का नाम क्या है? लोक लेखा समिति है। और इस लोक लेखा समिति की बात करें तो इसके अंदर 22 सदस्य होते हैं, और 22 सदस्य में एक बात याद रखना कि यहां पर राज्यसभा से भी लोग सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा से भी चुने जाते हैं। तो लोकसभा से जो चुने जाते हैं वो कितने चुने जाते हैं? तो 22 सदस्यों में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा से सदस्य कितने चुने जाते हैं? तो बचे कितने? 15 अगर लोकसभा से हैं तो 7 किससे होंगे? यहां से होंगे। तो इसके अंदर हमें यहां पे जवाबदेही चाहिए, हमें यहां पे पारदर्शिता चाहिए, और इसको सुनिश्चित करना है, तो यहां पे विपक्ष के नेता भी यहां पे इसमें शामिल किए जाते हैं। क्यों एएसपी? तुम्हारा तो पहले आंसर आता है भाई, एएसपी का तो आंसर आ गया, सी आंसर आया था जो कि गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपको पता है भाई हमारा भारत देश है, अलग अलग यहाँ पे आपको बहुत चीज़ें पता हैं कि भाई हमें यहाँ पे जनरल, एससी और इसके अलावा एसटी में बांटा जाता है। ठीक है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरीके से बांटा जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि हमारे पास में एक जनगणना हुई जिसका नाम है सेंसस 2011, क्योंकि अभी तक जो जनगणना हुई है वो 2011 की हुई है, अभी हमारे यहाँ पे अब स्टार्ट हो रही है, और स्टार्ट होगी तो उसमें टाइम लगेगा, तो देखते हैं कब तक आता है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि आबादी, जो भारत की आबादी है ना, उस भारत की आबादी का कितना परसेंट अनुसूचित जाति है, कितना परसेंट अनुसूचित जनजाति है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है, और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का कितना परसेंटेज है। ठीक है, अब ये बात आज के अकॉर्डिंग नहीं है, ये बात है 2011 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे 2021 में होनी थी लेकिन हुई नहीं है। अब ये भी याद रख लेना कि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक संख्या भी होगी कहीं ना कहीं, सर्वाधिक संख्या होगी, इसके अलावा क्या होगी? न्यूनतम संख्या भी होगी। ये तो होगी आपकी अनुसूचित जाति की। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि अनुसूचित जनजाति की भी सर्वाधिक संख्या होगी, यानी किसी ना किसी राज्य और यूटी में, और न्यूनतम संख्या भी होगी किसी ना किसी राज्य और यूटी में। बताओ क्या आंसर होंगे? तो आपका आंसर क्या होगा? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो 16.6% है। कितनी है? 16.6%। यानी अगर 100% भारत की बात की जा रही है उसमें से लगभग 16% जो है वो अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 8.6% जो है वो अनुसूचित जनजाति है 2011 के अकॉर्डिंग।
और आपसे अगर मैं ये कहूं कि यहां पे जो बात की जा रही ना सर्वाधिक संख्या अनुसूचित जाति की, वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और न्यूनतम संख्या कहां पर है? मिजोरम में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना। और जनजाति की बात की जा रही है, एसटी यानी ट्राइब्स कहां रहते हैं? जहां जंगल ज्यादा होंगे। जंगल हमारे कहां पे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में ज्यादा है। इसलिए सर्वाधिक संख्या कहां पर होगी? मध्य प्रदेश में होगी। और ये जो संख्या है वो दमन द्वीप में सबसे कम है 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी किसका आंसर है? राहु का आंसर है, प्रिंस का आंसर का है ही नहीं। एएसपी बता रहे हैं डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कई लोगों के आंसर आए हैं, कई लोगों के आंसर गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चीज़ों को आप देख तो रहे हो, कम से कम आंसर देने की कोशिश तो कर रहे हो। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे आंसर दोगे तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि आपका कहाँ पे गलती हो रही है, आपसे कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कौन सी चीज़, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर हुआ है, यहाँ पर यही चीज़ें पता चलती है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आता है 16। अब आपको पता है कि भाई हमारा कोई भी संगठन बनाया जाता है तो हर संगठन का अपना एक वाक्य होता है, एक मोटो होता है, और उस मोटो को वहां पर लिखा जाता है। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा संगठन है जिसका एक नीति वाक्य है, नीति वचन है, जो कि कहता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। यानी बेटर टू लाइट अ कैंडल देन कर्स द डार्कनेस। इसका मतलब है कि अगर आप अंधेरे को कोसोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इससे बेटर है कि आप मोमबत्ती जला दो जिससे अंधेरा खत्म हो जाए। यानी यहां पे बात क्या कर रहा है कि अगर आप यहां पर इस सोच में बैठोगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो आप यहां पर बस इसी सोच में रह जाओगे और आपका सिलेक्शन वास्तव में नहीं होगा। इससे बेटर है कि आप कोशिश करें, इससे बेटर है कि आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें, इससे बेटर है कि आप रोजाना टाइम निकालें, और इससे बेटर है कि आप मेरे साथ में रोजाना 12:30 बजे 1 घंटे की क्लास जरूर लें, जिससे आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपका अंधकार जो है वो खत्म होगा। और यहां पे जो मोमबत्ती जल रही है ना, ये एक ना एक दिन आपके जीवन को क्या कर देगी? जीवन को यहां पे लाइट में यानी अंधकार से दूर कर देगी। ये वाक्य कहां का है? इसी बात को जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का मोटो है, जो मानव अधिकार संगठन की बात करता है। एक प्रकार का मानव अधिकार संगठन है जो 1961 में यूके में ओपन किया गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ जी, डी है, डी है, ठीक है, सी है, तुक्का। भाई जिसका तुक्का है सी और डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो आप इन चीजों को हटो, अंधेरे को मत कोसो। आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो इस चीज को मत कोसो कि सर ने नहीं पढ़ाया। आप ध्यान दो कि आपके अंदर वो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी के लिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे कोर्स बनाया है जिसका नाम है चाणक्य बैच। तो आपका अगर कोई भी यानी आपके माइंड में या आपकी ज़िंदगी में अंधेरा लग रहा है तो आप चाणक्य बैच में एक सजेशन वाला बैच लें, जहां पर आपको यहाँ पे गाइड भी किया जाएगा और उसके अलावा आपके अंधेरे को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो, पोलियो का टीका, आपको पता है कि पोलियो का टीका यहाँ पे भारत में लगाया जा रहा है। वैसे भारत में लगाया तो जाता है, लेकिन इसका आविष्कार किसी और ने किया है। हर टीके का आविष्कार कोई ना कोई करता है। जैसे वैक्सीन आपकी कोरोना की बनी, तो कोरोना की वैक्सीन बनाने में सब देशों की आपस में एक प्रकार से नंबर बनाने की होड़ लगी हुई थी। रूस कहता है मैंने सबसे पहले बनाया स्पुतनिक के नाम से वैक्सीन। इसी प्रकार से सब लोगों के बीच में केवल वैक्सीन की लड़ाई होने लगी। लेकिन हम वहां पे नहीं आते, हम बात करते हैं पोलियो की बात करते हैं। पोलियो क्या है? एक बीमारी है, और ये पोलियो टीका बनाना पड़ा। किस यहाँ पे क्या हुआ? एक टीका बनाया गया। तो सबसे पहले 1950 का दशक आता है और 1950 में जोनास सोल्क के द्वारा पोलियो के टीके को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इनके द्वारा पोलियो का टीका बनाया जाता है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर तो फिर यही हो जाना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि यहां पे पूछा गया है नैनो पैच। और ये नैनो पैच एक टेक्निक है, और ये टेक्निक है कि जहां पे सुई का यूज ना किया जाए,
जबकि जॉनस सॉल्क के द्वारा एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई थी जो इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट की जाती थी, लेकिन इसके लिए एक टेक्निक लेके आए, वो नैनो पैच टेक्निक थी, जिसमें हमने जो वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया वो सुई के बिना ना लगाना स्टार्ट किया। यानी हमने यहां पे सुई के बिना भी लगाना स्टार्ट किया और उसके अलावा हम उसे बेहद कम मात्रा में भी दवाओं को दे रहे थे। यानी यहां पे मांसपेशियों की बजाय पे हम त्वचा में उसको इंजेक्ट कर रहे थे। ये टेक्निक आपकी क्या कहलाई? नैनो पैच टेक्निक। और ये नैनो पैच टेक्निक को लाने वाले कौन थे? अब आंसर हो जाएगा उनका कैंडल, मार्क कैंडल। यानी बात की अभी मैंने कैंडल की, जिन्होंने अंधकार को, यानी अंधकार से को कोसने से अच्छा है कि आप कैंडल को जलाएं। तो यहां पे हमने क्या किया कि पोलियो का टीका जो दिया जा रहा था उसके लिए कैंडल ने एक नैनो पैच टेक्निक दी, जिसमें यहां पे टीकाकरण सुई के बिना किया जाता है। वित्त आयोग, श्रम आयोग, नीति आयोग, इसमें से कौन विधायी संस्था की सर प्लीज चलिए, लेकिन एक बात और नोटिस कर लेना, यहां पर एक बात और नोटिस करनी है। क्या? जो आज के टाइम पे हम यहां पे ओरल पोलियो वैक्सीन लेते हैं, जैसे हम ओपीवी के नाम से जानते हैं। क्या? ओपीवी के नाम से जानते हैं। ये अल्बर्ट के द्वारा, यानी ये अल्बर्ट साविन के द्वारा बनाई गई। यानी हर चीज पे आविष्कार अलग अलग हैं। पोलियो वैक्सीन देने वाले जॉनस सॉल्क थे। नैनो पैच में, पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार करने वाले मार्क कैंडल थे। और ओपीवी के रूप में अल्बर्ट साविन ने यहां पे क्या किया था? अल्बर्ट साविन ने यहां पे ओरल पोलियो वैक्सीन दिया था, जिसमें कहा जाता है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, तो ये सबने पिए हैं, हम लोगों ने भी पिए हैं। कमेंट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अब 18 की बात आती है, यहां पे आपको पता है इसमें से कोई एक ऐसी बीमारी है जिसे प्लम्बिस्म कहा जाता है। यानी कोई ऐसी बीमारी जिसे प्लम्बिस्म कहा जाता है। ये क्या करती है? ये प्लम्बिस्म में क्या होता है कि ये एक प्रकार से इनमें से कोई ऐसी जहरीली एक विषाक्त पदार्थ होता है जो क्या करता है? शरीर यानी बॉडी के हर अंग को प्रभावित करता है। क्या करता है? शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। और अगर ये शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहा है तो क्या होगा? तो आपके पेट में दर्द होगा, बिल्कुल होगा। पेट दर्द के अलावा और कहीं भी दर्द हो सकता है, बिल्कुल होता है। सिर में दर्द होता है। सिर दर्द के अलावा आपको यहाँ पे लीवर की बीमारियां हो जाती हैं, यानी आपके लीवर में प्रॉब्लम होती है। आपको एनीमिया हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है। और इसके अलावा आपका जो तंत्रिका तंत्र है, जहां पर आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी बॉडी के अंगों को प्रभावित करता है। और ये होगा किससे? अगर आपने दूषित पानी, अगर आपने पॉल्यूटेड पानी का यूज कर लिया, अगर आपने दूषित भोजन खाने का प्रयास किया, और उसके अलावा आपने यहाँ पे हवाएं, यानी हवाओं के माध्यम से भी ये जो है जो सीसा विषाक्तता है ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है, सीसा विषाक्तता को ही हम प्लम्बिस्म के नाम से जानता है। तो बताइए कितने ने आंसर दिया है? हाँ जी, सीसा विषाक्तता क्या? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
आर्सेनिक क्या है भैया? आर्सेनिक क्या है? आर्सेनिक भी एक विषाक्तता ही है, यानी वो भी एक जहर ही है, जो भी हमारे दूषित पानी की वजह से ही होता है। जो हमारा पानी होता है वो अगर दूषित हो जाता है उसके वजह से भी यहाँ पर ये चीज़ें पहुँचती हैं। जैसे अगर यहाँ पे नाइट्रेट की बात की जाएगी तो नाइट्रेट भी एक प्रकार का जहर ही होता है। तो अब यहाँ पे नाइट्रेट का पानी पी लें, अगर आप नाइट्रेट का पानी पी लें, आप तो नहीं, मान लीजिए ज़्यादातर गर्भवती जो लड़कियां होती हैं या फिर जो औरतें होती हैं, अगर वो नाइट्रेट का पानी पी लेती हैं तो जो बच्चा होता है, पेट में जो बच्चा होता है उसके अंदर हार्ट में सेप्टम नहीं बनता। और सेप्टम नहीं बनता तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बच्चा पूरा पूरा नीला प्रकार का दिखाई देता है, जिसका कारण है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि सेप्टम के ना होने से होता है। यानी हार्ट में जो बीच में एक दीवार है जो सेपरेट कर रही है वो नहीं बनती नाइट्रेटिव से, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आपको पता है कि देखो, जितने भी आपके यहाँ पे व्यापार चल रहे हैं या फिर विदेशों में जो व्यापार चल रहे हैं, ये सब सहयोग से चलते हैं। अब सहयोग क्या है? यहाँ पर इन्वेस्ट करना होता है, और ये इन्वेस्ट जो होता है, अगर आपकी कंपनी में क्या करे, कोई बाहर से आकर क्या लगा दे, आपके यहाँ पे निवेश कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, पैसा लगा दे, तब उसे हम एफडीआई कहते हैं। यही पूछा जा रहा है, निम्न में से ऐसा कौन सा संगठन है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जैसे हम एफडीआई की बात करते हैं तो एफडीआई की रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। तो आपके माइंड में आएगा, एफडीआई की रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है तो इसका मतलब एफडीआई कुछ होता होगा। तो इसका मतलब है कि जब कोई देश किसी अन्य देश में व्यापार करना चाहता है या फिर अन्य देश में हम मैन्युफैक्चरिंग स्टेट लगाता है तो व्यावसायिक निवेश करेगा, तो जहां पर भी जिस कंपनी में निवेश कर रहा है तो कहा जाता है कि उसकी कंपनी का एफडीआई है। तो जैसे मैं बोलूं कि मेरे यहां पे अगर मेरी कंपनी में कोई विदेशी फंड आता है, यानी कोई आकर मेरे यहाँ पे स्टेक लेता है, तो यहाँ पर मेरे लिए वो क्या होगा? एक एफडीआई का काम होगा। तो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपकी कंपनी में क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है, तो वही आपका एफडीआई कहलाता है। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट जो पेश की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट। क्या कहा जाता है उसे? वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट। अब ये इन्वेस्ट करने की जो रिपोर्ट है, यानी कहां से पैसा किस कंपनी में कितना लग रहा है, कहां एफडीआई ज्यादा है, किस कंपनी में एफडीआई ज्यादा मिला, ये सारी रिपोर्ट जो आती है वो वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से आती है। तो दुनिया में एफडीआई की मात्रा कहां ज्यादा है, दुनिया में एफडीआई कहां पे कम है, इस बात को जानता है कौन? ये। अब ये किसी के अंडर काम करता है, तो ये करता है अंकटाड के अंदर। किसके अंदर? अंकटाड के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और अंकटाड का मतलब है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। सी आंसर होगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। अंकटाड है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट दी जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट। और वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट क्या करती है? क्षेत्रीय और देशों के स्तर पर दुनिया में कितना एफडीआई आया है इसके बारे में रिपोर्ट देती है। और एफडीआई क्या है? जब कोई देश किसी अन्य देश में विनिर्माण के लिए, उद्योग के लिए या व्यवसायिक रूप से निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, उसे हम एफडीआई कहते हैं। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कितनों का ऑप्शन नंबर सी है यहां पे बताओ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि भारतीय निर्यात संगठन, अब निर्यात की बात आ रही है तो भाई इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहां पे निर्यात की बात आ रही है तो निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट, यानी यहां पे हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो निर्यात संगठन परिसंघ, जिसे हम FIEO के नाम से जानते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट और ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे क्या है? FIEO, ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन, क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका कहीं ना कहीं भवन है, इसका कहीं ना कहीं पे क्या है? एक भवन है, या फिर हमारा यहां पे कहेंगे कि एक जगह है, यानी इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय है। तो वो कहां पर है?
तो आप क्या बताएंगे कि इस 920 का आंसर क्या हो जाएगा, निर्यात भवन। ये नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 1965 में की गई थी, और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इनमें से किनको ऊर्जा के अक्षय के स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो अक्षय ऊर्जा क्या होती है, अक्षय ऊर्जा वो होती है जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो समाप्त नहीं किया जा सकता, तो इनमें से किसे समाप्त नहीं किया जा सकता, तो आप क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। भूतापी ऊर्जा को किया जा सकता है, ये तो जमीन से निकलने वाली ऊर्जा, नहीं की जा सकती। पवन ऊर्जा को यानी हवाओं को खराब किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या है, सौर ऊर्जा, भूतापी और पवन ऊर्जा तीनों ही क्या हैं, ये जो हैं ये क्या हैं, ये आपके अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। लेकिन प्राकृतिक गैस ये तो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए आंसर जिसने दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी के साथ में आखिरी क्वेश्चन था आज की क्लास का, और आपको ये क्लास कैसी लगी आपको बताइएगा जरूर। और जो साथी मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं ये कहूंगा कि ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे मिलती है। 12:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको मैं जी के बहुत अच्छी तरीके से डिटेल सॉल्यूशन देता हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम या फिर यूपीएसआई को आप टारगेट कर रहे हैं। तो वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी क्लास है, लेकिन अगर यूपीएसआई को टारगेट करते हैं तो ये उसके लिए बेस्ट क्लास है। तो आप इस क्लास में रोजाना 12:30 बजे जुड़ सकते हैं। बाकी बता दूं कि मेरे यहाँ पे यानी इस चैनल पे आपको बहुत सारी क्लासेस मिल रही हैं। जो एक क्लास है आपको रीजनिंग क्लास सुबह 7 बजे, 12:30 बजे मेरी क्लास जीके की। इसके बाद आपको क्लास मिलती है शाम को 8 बजे, जिसमें मैथ्स पढ़ाया जाता है, और 9 बजे आपको क्लास मिलती है हिंदी की। तो ये क्लासेस आपकी यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सब में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम लोगों के द्वारा बैच लॉन्च किया गया, जो बैच आपको यूपीएसआई के लिए पढ़ाता है, जो बैच आपको यूपीएसआई में बताता है कि क्या पढ़ना है, जो बैच आपको बताता है क्या इंपॉर्टेंट है, जो बैच बताता है कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को जानना है, और आपको गाइड भी करता है, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको जानना है कि मैं सर इसमें वीक हूं, तो आपको वहां पे गाइडेंस दिया जाएगा, आपको वहां पे डाउट को क्लियर किया जाएगा। और इसी वजह से इस बैच का नाम रखा गया है चाणक्य बैच। और इस चाणक्य बैच की खासियत है कि ये बहुत सस्ता बैच है, बहुत अच्छा बैच है। इसी वजह से केवल 599 रुपए में आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। 6 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से 3 आपको केवल जीएस पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जो टीचर जिसमें स्पेशल टीचर है, जिसका स्पेशलाइजेशन जिस सब्जेक्ट में है, वो टीचर उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, इसलिए ये और इंपॉर्टेंट बनता है। यानी जीएस का बूस्टर डोज भी आपको यहां पर मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं, ये बैच आपको कहां मिलेगा, ये बैच आपको मिलेगा बाई एससी ऐप पर। यानी बाई एससी ऐप यादविन स्मार्ट क्लासेस की एक ऐप है, जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करेंगे, आपको हमारा इंटरफेस यानी होम पेज दिखाई देगा, और होम पेज में आपको ये बैच दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो पेड कोर्सेज में जाके आप इन बैचेस को देख सकते हैं, और आप इस बैच को खरीद सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको और चीज़ें पढ़नी है भाई। अगर आप मन है कि हम साइंस पढ़ना चाहते हैं, रेलवे को टारगेट करना चाहते हैं, जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है उसको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, इजी तरीके से, तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं साइंस स्पेशल बैच में। ये भी आपका पेड कोर्स है, आप इन दोनों कोर्सेज को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पे, इसी समय पे, रोजाना, केवल संडे छोड़ के। यानी अब ये क्लास आपको कब मिलेगी, सोमवार से शनिवार तक मिलती है। पहले ये क्लास सोमवार से शुक्रवार तक थी, लेकिन अब इस क्लास का टाइम जो है वो सोमवार से शनिवार कर दिया गया है। रोजाना आपको 12:30 बजे मिलेगी। 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीके के लिए यानी जीके के बूस्टर डोज के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।